Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start a new chapter, chapter number 8, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। बिरजू महाराज ये एक आर्टिस्ट है, इनके बारे में जानेंगे, इनका एक इंटरव्यू इस चैप्टर में हमें दिया गया है। ये चैप्टर 8 है, आपकी हिंदी न्यू एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी का टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है मल्हार। तो ये कंटेंट शीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक ऑलरेडी वी आर कंप्लीटेड विद इट। सारे चैप्टर्स हो गए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। अगर नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं जिसमें दो चीजें दी गई हैं पढ़ने के लिए। एक बिरजू महाराज से साक्षात्कार दिया गया है और एक दिया गया है नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी के बारे में पढ़ने को दिया गया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। यहाँ आप देख सकते हैं। आई होप कि सभी लोग अच्छे से चैप्टर समझ रहे हैं। जहां पर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाकी कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर्स अभी जल्दी से कवर करने हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, स्पेशली संस्कृत का, क्योंकि हिंदी के 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद मैं संस्कृत कवर करने वाली हूँ। सारे चैप्टर्स कवर कर दूंगी। ओके, सो किसका कौन सा चैप्टर रह गया है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ चैप्टर 8 नाम है बिरजू महाराज से साक्षात्कार। ये आप इमेज देख सकते हैं इनका। कथक की जब भी बात होती है, कथक क्या है, एक डांस का फॉर्म है। सो उसकी जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है जिनका नाम है बिरजू महाराज। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। विरासत यानी कि उनकी फैमिली हिस्ट्री से उनको ये मिला था कथक डांस परफॉर्मेंस करना। इसके बारे में जो भी एक कला है, आर्ट फॉर्म है, उनका जो नॉलेज है इनको विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में प्रेजेंटेशन करते थे या इंडिया में डांस परफॉर्म करते थे, बल्कि इंटरनेशनली वो फेमस थे। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा था। उनका जो जीवन था ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल था, बहुत सारी चीजें अच्छी भी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई जो जीवन में उनको बहुत मुसीबत का सामना, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की, उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाके उनको ये सफलताएं मिली जिससे कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं और लोग उनके बारे में इतना जानते हैं। आइए आज हम पद्म विभूषण, ये क्या होता है, अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है जो भारतीय सरकार देती है। ठीक है, सो इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। श्री बिरजू महाराज जी से हम मिलने जा रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू। इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चों द्वारा ही ये चैप्टर जो है पूरा इंटरव्यू के थ्रू लिखा गया है। सो बच्ची का नाम है यहाँ पर श्रेया। श्रेया कहती है इंटरव्यू हो रहा है तो क्वेश्चन किन से करेगी, बिरजू महाराज से। सो श्रेया क्वेश्चन करती है बिरजू महाराज जी से, सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, मतलब आपकी चाइल्डहुड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कठिनाइयां थी, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे, ये क्वेश्चन है। तो बिरजू महाराज जी कहती है एक जमाना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे, मतलब बहुत अमीर थे, नवाबी थी इनकी, अच्छा खासा इनका जो एक होता है फैमिली हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। हवेली के दरवाजे पर 8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। कहाँ तो वो नवाब थे, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन जब उनके फादर की डेथ हुई, बाबूजी यानी यहाँ पर पिताजी के लिए कहा गया, जब देहांत हुआ, देहांत यानी डेथ हुई, तो बहुत सारी परेशानियां, आर्थिक मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, पैसों की प्रॉब्लम्स आने लगी। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे अब वे खाली पड़े थे। इसका मतलब जो बॉक्सेस जिसमें नेकलेस वगैरह, कीमती नेकलेस वगैरह स्टोर करके रखे जाते थे, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई तो उनको बेच दिया गया और उन्हीं पैसों से गुजारा होने लगा, जिसकी वजह से वो बॉक्सेस खाली थे। जीवन में उतार चढ़ाव मतलब होता है हाई लोज, कि कभी अच्छा समय आया कभी खराब समय। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। जब प्रॉब्लम का सिचुएशन था, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, ये सब समय का चक्र है, मतलब समय कभी अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ये एक साइकिल की तरह से है, एक चक्र है। तो यहाँ पर जब प्रॉब्लम का समय था, संघर्ष के दिन थे, तो माँ जो थी बिरजू महाराज जी की वो बहुत बड़ी सहयोगी थी, उनकी हेल्प करती थी। देन कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियां जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों में से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब जरूरत थी पैसों की, कोई भी गुजारा करने के लिए, खाने पीने के लिए, किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो क्योंकि प्रॉब्लम्स थी तो क्या करते थे, कभी तो लोन लेते थे, कर्ज वगैरह लेते थे। कभी जो पहले की बहुत पुरानी साड़ियां थी उनके घरों में, साड़ियों में पहले सोने और चांदी के तार से काम किया जाता था, वर्क किया जाता था। साड़ियों को जला दो तो
सोना और चांदी अलग अलग हो जाते थे, उनको भी बेचकर ये लोग गुजारा करते थे। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाना खाने को मिलता था। अम्मा बार बार यही कहा करती थी, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले पर अभ्यास जरूर करो। मतलब खाना चाहे कम हो, चाहे दिक्कत हो या ना हो, लेकिन अभ्यास यानी जो आप कला सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसी से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सब तनुश्री पूछती है, आपने कथक किससे सीखा? कथक जो डांस फॉर्म है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो ये बच्ची पूछती है आपने ये किससे सीखा? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज। उनके पिता ही उनके क्या थे? गुरु थे, शिक्षक थे। और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज, इन लोगों ने ही मिलकर सिखाया, उनके पिता ने और उनके चाचाओं ने। घर में चूंकि कथक का माहौल था, इनके घर में कथक सभी किया करते थे, प्रैक्टिस हुआ करती थी। अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू से ही पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था। औपचारिक मतलब क्या होता है? एक ऑफिशियल, ठीक है, कि अब प्रॉपर तरीके से सीखना है। उससे पहले ही जब घर में सभी लोग कथक कर रहे हैं और ऐसा माहौल है तो देख देख कर ही वो सीख चुके थे। प्रशिक्षण यानी जो सीखने वाली जो क्लासेस हैं उसको शुरू करने से पहले उन्होंने बहुत कुछ देख देख कर सीख लिया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम मतलब होता है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। सो कथक की जो शिक्षा है, शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा यानी ताबीज बांधते हैं। गुरु क्या करते हैं? टीचर्स शिष्य यानी स्टूडेंट्स के हाथ में एक ताबीज बांधते हैं और शिष्य गुरु को भेंट देता है। शिष्य जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो अपने गुरु को कुछ गिफ्ट देते हैं। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा, कि तुम मुझे कोई भेंट दोगे तभी मैं तुम्हें गंडा बांधूंगा, ठीक है। गंडा क्या होता है? ताबीज। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। 2 कार्यक्रम मतलब उन्होंने 2 प्रोग्राम्स किए होंगे, उसके थ्रू जो उनकी अर्निंग हुई थी, जो उन्होंने कमाया था, उस कमाई को गंडा के बदले में भेंट के तौर पर पिताजी को दे दिया उनकी माँ ने। गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया था। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है तभी गंडा बांधता हूँ। मतलब कोई भेंट, कोई गिफ्ट नहीं लेते थे। अब ये क्या करने लगे थे? इन्होंने इस चीज को उल्टा कर दिया कि जब नृत्य सिखा देंगे, सीखने के बाद जब देखते हैं कि शिष्य यानी स्टूडेंट में सच्ची लगन है, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, तभी वो गंडा बांधते थे, ठीक है। नाउ आगे देख लेते हैं। तब तनुश्री पूछती है, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? क्या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और दूसरे काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्या आप डांस फॉर्म सीख सकते हैं? तो बिरजू महाराज कहते हैं ये तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मतलब आप कितने कैपेबल हो, सामर्थ्य मतलब कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर है। तो गुरु जी कहते हैं कि उनकी एक शिष्या है, मतलब एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शोभना नारायण, वो IAS अफसर है। मतलब IAS का एग्जाम उन्होंने निकाला है और अच्छी नर्तकी भी है। IAS का एग्जाम नहीं होता, UPSC का एग्जाम उन्होंने निकाला है, राइट। सो वो एक अच्छी डांसर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि UPSC के एग्जाम तो बहुत टफ एग्जाम होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ डांसर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। अब ये खुद जो महाराज जी हैं, ये डांसर तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस ही करते हैं। उन्हें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाना भी आता है और गाना भी आता है। इसके अतिरिक्त जो नृत्य है, नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ, म्यूजिक भी कंपोज करते हैं और नाटक वगैरह भी मैनेज करते हैं। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। उन्होंने जब नौकरी शुरू की, जॉब करना स्टार्ट किया, तो चाचा जी ने कहा अगर तुम नौकरी करने लगोगे ना, मतलब गुरु जी को कहा कि अगर तुम नौकरी करने लगोगे तो डांस को टाइम नहीं दे पाओगे, इसीलिए तुम्हारे अंदर का जो डांसर है, नर्तक यानी डांसर है, वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा। पनपना मतलब ग्रो करना, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। नाउ मणिक एक बच्चा है, वो पूछता है कि कथक, ये जो डांस फॉर्म है, इसकी शुरुआत कब हुई? मतलब ये डांस कब से शुरुआत हुई, कब से लोगों ने इसके बारे में जाना? तो आगे बिरजू महाराज जी कहते हैं कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत जो हमारा महाकाव्य है, महाभारत, उसके आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। इन किताबों में भी कथक डांस फॉर्म का वर्णन है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग था। कथक क्या है?
कथक नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें रोचक तरीके से इंटरेस्टिंग वे में कथा यानी कहानी को कहा जाता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था, मतलब मंदिरों में ये कथक परफॉर्म किया जाता था जिसमें कहानी सुनाई जाती थी। ये इतना ऑफिशियल नहीं था, अनौपचारिक तरीके से अनऑफिशियल वे में बताया जाता था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। मतलब यहाँ पर बिरजू महाराज अपने बारे में कह रहे हैं कि ये जो लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना मतलब एक ग्रुप्स बटे हुए हैं जिसकी डांस फॉर्म ये है। तो लखनऊ घराने की यहाँ पर बात हो रही है कि ये मूलतः कहाँ के थे, जो बनारस और इलाहाबाद के बीच हरिया गांव है वहां के रहने वाले थे। वहां 989 कथिकों के घर हुआ करते थे, मतलब लगभग 1989 डांसर्स जो कथक परफॉर्म करते थे उनके घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। मतलब एक नाम यहाँ दिया हुआ है बैरगिया, जो नाला से रिलेटेड नाम है, इससे कहानी जुड़ी है। क्या कहानी है? एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे। 9 जो कथक कहने वाले थे वो उस नाले के पास से, बैरगिया नाला के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। वहां पर 3 डाकू भी आ गए। कुछ कथिक डर गए, इसमें से कुछ जो कथिक थे, डांसर्स थे, वो डर गए। किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। इन्होंने अपना कथक परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जो डाकू आए थे ना, उनको लूटने के इरादे से या तंग करने के इरादे से, वो भी मग्न हो गए और कथक जो परफॉर्मेंस था वो देखने लग गए। तब यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। तब से ही यह पद, यानी ये जो यहाँ पर आगे हम रीड करने वाले हैं, ये पूरा लोगों में फेमस हो गया। प्रचलित होना मतलब फेमस हो गया। क्या? बैरगिया नाला जुलुम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर। बैरगिया नाला के किनारे ऐसा हुआ कि 9 कथा कहने वाले ने 3 चोरों को नचा दिया। जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर 3 9 कथिक थे और 3 चोर थे, तो 1 2 3 चोर। अब इसमें से 3 3 3 9 हो गए ना, 3 3 3 9 हो गए। तो एक एक पर 3 ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेज बना हुआ है या पोयम आप कह सकते हैं, छोटी सी है ना। लखनऊ घराने के बाद अब आया जयपुर घराना। जैसे मैंने बोला एक ग्रुप्स बना दिए गए थे, तो लखनऊ घराना हुआ, अब जयपुर घराना और फिर बनारस घराना, इसका विकास हुआ। तो सबसे पुराना यहाँ पर हमें दिया गया है लखनऊ घराना। इसके अलावा रायगढ़ के जो महाराज थे चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। देखो ये घराना क्या होता है, जैसे लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, इनकी अपनी अपनी शैली होगी। शैली मतलब अपना अपना वे होगा परफॉर्म करने का, उसमें कुछ चेंजेस होंगे कि किस तरीके से उसमें डांस होता है, सिंगिंग होती है, ये सारी चीजें। ओके नाउ आगे दिया हुआ है, श्रेया ने पूछा क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी है? क्या आपको मतलब संगीत आएगा तभी आप नृत्य सीख सकते हैं? तो बिरजू महाराज कहते हैं गाना बजाना और नाचना ये तीनों संगीत का ही हिस्सा है, संगीत का ही तो पार्ट है। कैसे डांस करोगे जब म्यूजिक नहीं होगा, राइट? सो म्यूजिक, फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, डांस करना, ये तीनों संगीत का ही पार्ट है। संगीत में लय होती है, लय यानी जो ट्यून होती है, संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। आप डांस कैसे करोगे जब आपको धुन ही नहीं पता होगी? नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देता है। अदृश्य मतलब, दृश्य मतलब दिखने वाला, उसके आगे अ लग गया है, तो अदृश्य जो दिखती नहीं है, इस प्रकार की एक शक्ति आती है, उसको हम निमंत्रण देते हैं डांस करते वक्त, नृत्य करते वक्त। कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक टोन होता है, उसका एक लय होता है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। अब जैसे घास है तो हंसिया से जब घास काटते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, काटते हैं फिर साइड में रखते हैं, फिर काटते हैं फिर साइड में रखते हैं। तो जो घास काटने वाला है उसका भी तो एक रिदम है ना, लय यानी रिदम, ट्यून। तो जैसे काटा फिर रखा, काटा फिर रखा, अगर इसमें वो कुछ भूल चूक हो जाती है तो क्या होगा? हंसिया से उसका हाथ कट सकता है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि लय जो है हर काम में है, नृत्य में है, जीवन में संतुलन बनाए रखने में है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। नृत्य करते वक्त अगर लय का नॉलेज है, आपको म्यूजिक का नॉलेज है, तो उसमें और ज्यादा सुंदरता आ जाती है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो जान पाएगा कि ये लहरा ठीक नहीं है। सुर ताल मतलब जो म्यूजिक है, जो टोन है, ट्यून है, अगर आपको अच्छे से पता है तो आप डांस अच्छे से करेंगे, आप परफॉर्मेंस अच्छे से करेंगे और आप
आप जान पाएंगे कि कहाँ पर क्या सही नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। ओके, नाउ चलिए अब आगे देखते हैं। तनुश्री पूछती है कि आपने कथक में कई नई चीजें भी जोड़ी है ना, मतलब कथक तो एक था ही जो चला आ रहा है पहले से, लेकिन इसमें इनकी तरफ से क्या क्या चेंजेस आए। तो बिरजू महाराज जी कहते हैं कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ उसके प्रस्तुतिकरण जब हम प्रेजेंट करते हैं, डांस करते हैं, तो उसमें बदलाव किए गए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग, बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर दिया। जैसे वो खड़े होते थे उनके चाचा जी, पिताजी, तो उसका भी एक तरीका होता था खड़े होने का। सो भाव भंगिमा मतलब होता है कि जो खड़े होने का एक वे है, जो एक लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, उसको भी उन्होंने डांस में शामिल कर दिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की गई है। सो अब आगे देख लेते हैं। तब तनुश्री कहती है पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे, मतलब ये जो टैगोर या जो भी नाम हमने पढ़े ये तो अलग अलग भाषा में लिखते थे। तो बिरजू महाराज कहते हैं भाषाएं अलग होती हैं पर इंसान तो सब जगह एक ही होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मतलब जब फ्रांस में वो प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे कथक का, तो वहां पर एक व्यूअर ने कहा मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माए यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण हैं। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा ही होता है ना। सभी माए तो यशोदा ही होती है, सभी बच्चे कृष्ण की तरह शरारती होते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं, राइट। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं, चाहे नृत्य हो यानी डांस हो या कुछ और हो। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है। जो कल्चर होता है ना हमारा, एक पेड़ की तरह होता है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष के लिए बीज को बोए तो समय आने पर ही एक और वृक्ष लगेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिलता है। जैसे सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन अब इस बच्चे को एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। मान लो कि ये इंडिया में पल बढ़ रहा है जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहां पर साड़ी पहनी जाती है, या जो लड़के हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, तो बड़ा होगा तो उसी तरीके का कल्चर अपनाएगा। यहाँ पर अगर ये फॉरेन में बच्चा पैदा हुआ है तो शुरू में उसकी चीजें सेम होंगी, लेकिन बाद में वो ग्रो अलग तरीके से होगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि उसे कैसी हवा, पानी या खाद मिल रहा है, मतलब उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वही उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तब मणिक कहता है आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो बिरजू महाराज जी कहते हैं पहले मंच नहीं होते थे, मंच यानी जो स्टेज बनते हैं ना वो नहीं होते थे। फर्श पर चांदनी बिछाने की सफेद चादर बिछी होती थी, मतलब फर्श पे चादर बिछा देते थे और उसी पर कथक होता था। दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन का लेप होता था और होंठ को रंगने के लिए पान यूज होता था। पहले जो नर्तक है, डांसर है, कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था। ऐसा लगता था कि सामने ही सारी चीजें हो रही हैं, कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। अब बात ज्यादा होने लगी है, जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आई है। परफॉर्मेंस पहले बहुत डिटेल विस्तृत हुआ करते थे। आप इनके जो इंटरव्यूज है ना बेटा, बिरजू महाराज जी के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वो वहां पर परफॉर्म दिखा रहे होंगे, तो वो सब आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, 5-10 मिनट आप ये देख। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो श्रेया कहती है आपने गाना बजाना और नाच शुरू किया। तो बिरजू महाराज कहते हैं बहुत छुटकी तबला पीटना शुरू कर दिया था। जब बहुत छोटे थे तभी से वो तबला बजाने लगे थे। चाचा ने कहा लड़के के हाथ में लय है, कि ये जो लड़का तबला बजा रहा है उसमें एक धुन है, एक म्यूजिक है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा, हारमोनियम बजाने लगे। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए, बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। मतलब फिल्मी गाने भी पसंद किया करते थे, बजाया करते थे, बहनों के साथ नाच गाना किया करते थे। तो मणिक कहता है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, मतलब शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस और जो लोकल किसी एरिया का डांस फॉर्म है उसमें क्या अंतर होता है। सो बिरजू महाराज जी कहते हैं
कि लोक नृत्य जो होता है ना, लोगों में जो फेमस होता है वो सामूहिक होता है, सब लोग मिलकर करते हैं। जैसे डांडिया हो गया, गरबा हो गया, दिन भर की मेहनत के बाद जब लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा होकर मिलकर नाचते हैं तो उसे हम लोक नृत्य कहते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य क्या है? एक नर्तक, जैसे क्लासिकल डांस जब होता है, चाहे भरतनाट्यम हो चाहे कथक हो, आप देखेंगे स्टेज पर एक व्यक्ति परफॉर्म कर रहा होता है, तो एक नर्तक अकेला ही काफी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है। जब हम लोक नृत्य करते हैं, मान लीजिए एक सबसे फेमस लोक नृत्य है गरबा या डांडिया, इसमें लोग खुश होने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नाचते हैं। लेकिन जब शास्त्रीय नृत्यक नाचता है तो दर्शकों के लिए होता है, वो सामने वाले को खुश करने के लिए, सामने वालों का मनोरंजन करने के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नर्तक हुआ करते थे। धीरे धीरे जब उनकी खास शैली व रूप निश्चित हो गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। जब एक विशेष रूप से आप डांस परफॉर्म करने लगते हैं और एक्टिविटीज करने लगते हैं तो उसको क्लासिकल फॉर्म में डाल दिया जाता है, अदरवाइज वो लोगों में फेमस है, लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो श्रेया कहती है इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है, मतलब क्लासिकल डांस जो है उसका क्या पोजीशन है इंडिया में इस वक्त। तो बिरजू महाराज कहते हैं कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी। दयनीय यानी बहुत पुअर कंडीशन थी, लोग इस तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं थे, ध्यान इसकी तरफ कम दिया जाता था। लेकिन अब इसकी लोकप्रियता लोगों में, अब ये फेमस हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है। पर शोर वाले संगीत नृत्य का खूब प्रचलन है। जो आजकल के जो सॉन्ग होते हैं मूवीज वगैरह के, बहुत ज्यादा म्यूजिक इसमें भरा होता है, वो भी बहुत फेमस हो रहे हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक उतना फेमस नहीं हो पाता है। मैं सबसे यही कहता हूं कि वह संगीत सुनो, देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो और अनुभव करो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, तनुश्री कहती है कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के भी नृत्य में अंतर होता है? जैसे संगीत में, म्यूजिक में भी म्यूजिक में भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ग्रुप्स बताए थे ना, घराना, वैसे कर्नाटक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ऐसे अलग अलग शैली होती है, तरीका होता है म्यूजिक में। तो इसमें कहा जा रहा है क्या नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो पार्ट है उसमें डांस में भी अंतर होता है म्यूजिक की तरह? तो बिरजू महाराज कहते हैं कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, ये सारे शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा होती है। कुचिपुड़ी में कुछ अलग स्टाइल होगा, कथकली में कुछ अलग स्टाइल होगा, म्यूजिक अलग तरीके का यूज होता होगा, राइट, अलग अलग डांस पोस्चर्स होते होंगे। तो ये डिफरेंसेस तो सभी में है ही। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है। भरतनाट्यम में मूर्ति कला से भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है, कथक में दोनों है। मतलब हर डांस फॉर्म में अलग अलग फीचर्स जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान, जैसे दिया जब जलता है तो कैसे ऐसे इसकी बत्ती जो है वो इस तरीके से हिलती रहती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरीके से गर्दन को धीरे धीरे हिलाया जाता है। इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे धीरे हिलाई जाती है। कथक डांस फॉर्म की बात यहाँ हो रही है। जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे। घूंघट उठा रहे हो या तंबू, मतलब धीरे से घूंघट उठाने का एक्ट करना है, राइट, उसमें घूंघट होता नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे उंगलियों की मदद से हम उठाने की कोशिश करते हैं या बताते हैं। तो ये सब जो डांस फॉर्म्स होते हैं सब में अलग अलग डांसिंग फीचर्स होते हैं। अब आगे दिया हुआ है, तो माणिक कहता है खाली समय में आप क्या करते हो, मतलब जब फ्री टाइम होता है तब आप क्या करते हो? तो बिरजू महाराज कहते हैं खाली तो होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। कल पुर्जे मतलब जो मशीन में पार्ट्स होते हैं ना, नट होते हैं, नट बोल्ट वगैरह होते हैं, उसको वो खोलकर और देखने लगते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफकेस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी अपनी और मशीनें, मतलब उनको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खोलना, उसको ठीक करना अच्छा लगता था। बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। मतलब बिरजू महाराज जी की जो बेटी है और उनके जो दामाद है वो पेंटिंग करते हैं, तो उससे उन लोगों से उन्होंने ये भी सीखा। प्राय रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। मतलब इंटरेस्ट एक फील्ड में नहीं है उनका, वो कह रहे हैं अगर डांसर नहीं होता तो इंजीनियर होता। पेंटिंग का भी शौक है, तो सीखने की बहुत अच्छी लगन है।
श्रेया कहती है, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब कभी कभी होता है ना कि डांस वगैरह के लिए पेरेंट्स अग्री नहीं करते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, श्रेया पूछती है। तो बिरजू महाराज कहते हैं, आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें, मतलब म्यूजिक में प्ले करने दें। जैसे अन्य खेल हैं वैसे ही ये भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल में दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा, सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे दिया हुआ है, तो तनुश्री कहती है, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? मतलब ये तो लड़के हैं, इनकी फैमिली में लड़कों ने तो कथक सीखा, पापा जी, चाचा जी सब। तो पूछते क्या लड़कियों ने नहीं सीखा? तो बिरजू महाराज कहते हैं, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके, लड़कियां इंडिपेंडेंट हों, अपना खर्चा खुद निकाल सके। इसके लिए उनके पास कोई स्किल होनी चाहिए, कोई आर्ट होना चाहिए। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो और आपके पास कोई स्किल है तो उसकी मदद से आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो जरूर सीखो, मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है, जो ट्यून होती है, जो म्यूजिक होती है, धुन होती है, वो हमें अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे म्यूजिक जो बनाते हैं वो लोग अलग हैं, डांस जो कंपोज करते हैं वो लोग अलग हैं, राइट, गाना जो लिखते हैं वो लोग अलग हैं, लेकिन ये एक साथ मिलकर काम करने की सीख हमें म्यूजिक देती है। वैसे ही जब अगर हम म्यूजिक सीखते हैं तो इसमें हम एक दूसरे की कैसे हेल्प करें ताकि लक्ष्य की ओर बढ़ सके, इसमें हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसके साथ हमने चैप्टर पूरा रीड कर लिया है। आई होप दिस विल हेल्प यू। अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है पार्ट से, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लगभग 25 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया है। सो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज में भी बहुत सारी चीजें करने को है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड इट एंड दिस विल हेल्प यू। सो विल मीट वेरी सून विद द पार्ट 2. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.